नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर की अपनी जो क्लासेस चल रही थी उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं और आज ये सभ्यताओं वाली आपकी अंतिम क्लास है। इससे पहले की यदि दो क्लासेस सभ्यताओं की नहीं देखी है, देख लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी। क्योंकि उसमें ये समझ लो कि जो 80 से 90% चांसेस आपके प्रश्न बनने के रहते हैं एग्जाम में, वो उन दो क्लासेस के अंदर अपन ने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि याद किया है। और आज की ये जो क्लास है ये एक चुनावी थैले की तरह है। कैसे कि अभी आप लोगों को तो जैसे इतना एक्सपीरियंस है नहीं चुनाव करवाने का वगैरह, जैसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी आती है, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे तो आप लोगों की भी आएगी। तो क्या है कि जैसे चुनाव करवाने जाते हैं तो किसी को पीओ फर्स्ट बनाते हैं, किसी को सेकंड बनाते हैं, किसी को थर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के जिम्मे आ जाता है चुनावी थैला। तो उस थैले के अंदर मतलब सारी सामग्री होती है, सब बचा कुचा, सब स्टेपलर है, गोंद है, लिफाफे है, सब कुछ वो चुनावी थैला। भाई कहीं कंट्रोल यूनिट दी जाती है, कहीं बैलेट यूनिट दी जाती है, अलग अलग मशीनें होती है और एक होता है चुनावी थैला, उसमें सारी सामग्री होती है। आज की क्लास चुनावी थैले की तरह ही है। और ये चुनाव का शब्द इसलिए भी आ रहा है जहन में क्योंकि अभी हमारी भी चुनावी ड्यूटियां चल रही है। फिर भी कोशिश करते हैं कि भैया मैनेज करके आप लोगों को क्लास तो दे दी ही जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों की नियमितता बनी रहे। चलिए बढ़िया है, क्लास को शुरू करते हैं लेके हरि का नाम। चलिए, पशु परिचर के लेवल के हिसाब से चल रहे हैं। तो यदि फर्स्ट ग्रेड की कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करे, उसे लगेगा कि सब लेवल बढ़ाओ, ये करो। नहीं भैया, मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं उसके लेवल से लेकर चल रहा हूं, लेकिन आप आरएस प्री के भी सवाल इसमें से कर सकते हो, ये तो आपको खुद को पता है। चलो भैया शुरू करते हैं। तो बढ़िया बातचीत वगैरह कर देना, कम बंद ही कर दो, कम में भी मतलब नहीं है। और आओ सीधे के सीधे आप स्लाइड पे ध्यान दो, सीधी सीधी याद करने वाली चीजें हैं। मक्खन है ये क्लासेस, आनंद उठाओ और नोट्स बना के बढ़िया से याद कर लो, ठीक है। देखो विजुअली यानी कि चित्र देख के भी आपको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक। देखिए अब मेन जो बड़ी सभ्यता है, कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेश्वर और बालाथल, 5 बड़ी और मुख्य सभ्यताएं थी, वो पढ़ चुके। आज अब छोटी छोटी है, यानी कि किसी में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसे याद करनी है। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी, मतलब राजस्थान में जा रहे हैं पढ़ने, यूं समझ लो। नोह सभ्यता है। नोह सभ्यता एक जैसा नाम है नोह, तो नोह की जगह ल लगा देना तो हो जाएगा लोह। यानी कि ये जो नोह सभ्यता है ये लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है। अब ये तो नोह लिखा, ठीक है, इसको लिख देते ल लगा के तो नोह लिख सकते हैं। तो ये कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। बताओ, याद करने की कहीं जरूरत पड़ी? नोह की जगह लोह याद कर लेना। तो नोह सभ्यता कहां पे है? भरतपुर के अंदर है। उत्खनन आरसी अग्रवाल और डेविडसन ने किया है। बहुत कम रेयर चांसेस है कि इनमें से आपको उत्खनन करता पूछा जाए, ठीक है, उत्खनन करता या सन पूछे जाए, बहुत रेयर चांसेस, क्योंकि छोटी छोटी सभ्यताएं एक दो विशेषताएं पूछ ले वही बड़ी बात है। बाकी बड़ी सभ्यताओं को छोड़कर छोटी को पूछे ये भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन चूंकि एक पार्ट है इसका, तो अपन पढ़ते हुए ही चले आगे, ताकि मन में वो नहीं रहे कि सर ये तो हमने छोड़ दिया पीछे। चलिए, तो उत्खनन करता याद रह जाए तो कर लेना आराम से, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें थी वो यही है कि ये लोह युगीन सभ्यता स्थल है। तो ये मैंने आपको याद करवा दिया, नोह की जगह लोह याद रख लेना। तो नोह लोह तो इसे ऐसे ही नाम दिया है कि ये स्टूडेंट को याद ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। अपना दिमाग थोड़ा सा इस तरफ लगाने की जरूरत है। चल, यहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से 5 के, देखो अपन ह लिखते हैं ना, तो ह में थोड़ा सा अपन को क्या है, 5 की आकृति आई जाती है। अब जैसे 5 लिखा, अब ऐसे कर देते तो ह हो जाता है। भाई मैं जल्दबाजी में 5 जो है ऐसे लिख देता हूं, जैसे 5 लिख दिया, ठीक है, अब ये ह हो गया। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि ये ह यहाँ पे आई गया। तो नोह में 5 युगीन संस्कृति स्थल इसे कहा जाता है, यानी कि 5 संस्कृतियों के अवशेष यहां से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ तांबे के सिक्के, देखो लोह युगीन सभ्यता है लेकिन तांबे के सिक्के भी मिले, पाषाणकालीन अवशेष भी मिले, मिट्टी की मूर्तियां मिली है, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है, पकी हुई मिट्टी की भी मिली है। तो बहुत सारी चीजें, पाषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता नोह की पूछी जाए तो ये पूछी जाती है कि यहाँ पे यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है, यक्ष की मूर्ति। ये जो आप देख पा रहे हो ये मस्तक विहीन स्थानक यक्ष इसे कहा जाता है। जाख बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्या कह दिया जाता है? जाख बाबा की प्रतिमा, जाख बाबा इनके नाम से भी जाना जाता है। तो 60 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा या जाख बाबा की प्रतिमा मिली, ये पूछे तो नोह से। अच्छा, अब आओ कि एक बार पढ़ी अपन ने, अब अपन को इसमें से याद क्या क्या हुआ। नोह यानी कि लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है।
फिर ह से 5 भी बन सकता है, तो नोह का जो ह है उससे ध्यान रखना 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। फिर ध्यान रखना यक्ष की प्रतिमा मिली है, यानी कि यहाँ पे जाक बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये मिली। फिर मौर्य युगीन सभ्यताओं के भी अवशेष मिले, पाषाण कालीन भी मिले, तांबे के सिक्के भी मिले। देखो याद हो गई कि नहीं हुई? बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपने सुनी है, बढ़िया याद हो गई। और जिनका ध्यान यदि कमेंट बॉक्स पे और ऐसा है तो देखो उनका तो कोई इलाज है नहीं, ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी शिक्षक के पास, किसी के पास भी ये इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी। ठीक, चलिए तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास को लेकर चलते हैं, ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं आज। हाँ ठीक है कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपके नोट्स बन जाए बढ़िया से। और कई विद्यार्थियों को मैं फर्स्ट ग्रेड की आज क्लास में बोला था, आज भी, कि कई विद्यार्थियों को ऐसा होता है कि सर आपकी आवाज सुनते हैं तो याद हो जाता है हमें। वैसे पढ़ने की नियमितता नहीं बनती है, लेकिन एक क्लास आती है तो नियमितता भी रहती है और कई सारी चीजें हमें याद हो जाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में तरीका बता देता हूँ याद करने का, है ना। चलो आओ आगे, छोटी छोटी सी देखो एक स्लाइड में 4 आ गई। ठीक है, देखो रंग महल, रंग महल सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़। देखो हनुमान जी के चढ़ता है तेल सिंदूर। अब सिंदूर है यानी कि सिंदूर तो देखो रंग तो होता है ना सिंदूर का, सिंदूर कभी सफेद तो होता नहीं। तो रंग महल सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। सबसे पहली चीज याद, ठीक है, हनुमानगढ़ से ही ध्यान रखना है, हन्ना रेड द्वारा इसे खोजा गया या उत्खनन किया गया। अब रंग महल को वैसे देखा जाए तो 1952 से 54 के मध्य खोजा गया था, लेकिन हन्ना रेड नामक व्यक्ति ने, ये स्वीडिश यात्री था, ये हन्ना रेड है ना, ये स्वीडिश यात्री था, स्वीडिश यात्री कह सकते हो, इसका एक दल था, पूरा ही स्वीडिश यात्री था। ठीक है, मतलब एक दल था पूरा जिन्होंने इसका उत्खनन किया, खोजा। तो 1993 के अंदर इन्होंने फिर उत्खनन वगैरह शुरू किया, खोजा है। याद कैसे रखना है? रंग महल यानी कि हनुमान जी से याद रखना है। ठीक है, हनुमान जी से याद रखोगे तो हन्ना रेड याद आ जाएगा, और हन्ना रेड के नेतृत्व में ही खोजा है, खोदा है, सब कुछ किया। 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, कुषाणकालीन और गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, और गांधार शैली में मृण मूर्तियां मिली है। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां। क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां। और ये देखो मृत भांड जिन्हें कहा जाता है, यानी मिट्टी के पात्र, वो भी यहां से बढ़िया डिजाइन वाले जो है डिजाइनर मृत भांड मिले हैं, वो भी आपके रंग महल सभ्यता से मिले हैं। अब यहां पे विशेष ध्यान देना, ये सभ्यता का नाम है जोधपुरा, लेकिन जैसे नए नए फ्रेशर्स विद्यार्थी आएंगे ना, उन्हें यदि ध्यान जाएगा सीधा क्या, अरे सर ये तो सबसे आसान है, जोधपुरा जोधपुर में, बस ऐसे करके आ जाते हैं, वहां गलत हो जाता है। पहले जोधपुरा सभ्यता आपके जयपुर के अंदर पड़ती थी। जोधपुरा सभ्यता स्थल जो है ना, ये जयपुर में पड़ता था। वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कोटपुतली बहरोड जिला बनने से कोटपुतली बहरोड के अंदर है, जोधपुर के आसपास या जोधपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने लायक चीज है कि जोधपुरा सभ्यता कहां है? अब कोटपुतली बहरोड के अंदर है। अच्छा, याद कैसे होगा? जोधपुरी कोट बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कि नहीं? लेकिन जोधपुर से अपन को ध्यान रखना है कि लेना देना नहीं है, नाम से पकड़ना है अपन को। जोधपुरी कोट प्रसिद्ध है, तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली के अंदर। जोधपुरी क्या प्रसिद्ध है? कोट प्रसिद्ध है, तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर है। याद हो गया आपको 100%? क्या गुरुजी वापस देखने का काम ही नहीं है, याद। और इन सभ्यताओं के मैं बता दूं आपको, स्थल ही ज्यादा याद करने, इनमें ज्यादातर स्थल ही पूछे जाते हैं। स्पेशली अपन पशु परिचर का बैच पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो स्थल ही पूछे जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, ये आपके सारी चीजें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यूं समझ लो। बाकी मुख्य तौर पे ऊपरी प्रश्न ज्यादा आएंगे, बहुत समय बाद वैकेंसी आई है तो ऊपरी तौर पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा गहराई में जाने वाला नहीं है एग्जामिनर, क्योंकि आईएएस नहीं बना रहा, वो पशु परिचर बना रहा है। उसका लेवल लेके चले, भले चाहे कितना ही भय का माहौल हो चारों तरफ, कहीं आपको गोते लगवाए गहरे गहरे, कोई मतलब नहीं। ऊपरी तौर पर और आसान सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो है कहां? साबी नदी के किनारे। इस साबी नदी को साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता था, इसे साहिबी नदी भी कह दिया करते थे। अब देखो यदि कोट पहनेगा कोई आदमी, वो भी जोधपुरी कोट, तो बनेगा क्या? सांप बनेगा। क्या बनेगा? सांप बन के घूमेगा, तो साहिबी नदी के किनारे या साबी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रह जाएगी।
ये भी, ये लोहयुगीन सभ्यता एक तरह की, तो लोहे की भट्टियां मिली है, शुंग काल के और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। याद हो जाए आसानी से कर लेना, बाकी ज्यादातर चीजें मैंने आपको याद करवा दी है। क्या याद करवाई है कि जोधपुरी कोट है, तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर है, और जोधपुरी कोट पहन के कोई भी व्यक्ति सांप बन जाएगा तो साबी नदी के किनारे है। कल सुबह टेलीग्राम के अंदर मैं आपको सभी सभ्यताओं के जो नदी है वो फैक्ट बना के डलवा दूंगा, तो उससे आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएगी वो चीज। तो कल सुबह टेलीग्राम पे आपको ये फैक्ट मिलने वाला है कि सभ्यता स्थल और उनकी नदी से संबंधित जो है वो बढ़िया सा फैक्ट आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और टेलीग्राम आप लोगों को पता ही, ठीक है, टेलीग्राम चैनल यदि नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना समय पे, बहुत बढ़िया आपके बेनिफिट ही है वहां पे। आओ आगे, सुनारी सभ्यता। ठीक है, पहले ये सुनारी सभ्यता झुंझुनू में आती थी, वर्तमान में ये चली गई है नीमका थाना के अंदर। नीमका थाना को जिला बनाने के बाद ये सभ्यता नीमका थाना में चली गई। और ये भी देखो, सुनार जो है लोहे का काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सुनार सोने का नहीं कर रहा, लोहे का कर रहा है। लोहयुगीन सभ्यता है ये भी। तो सुनारी कैसी है? लोहयुगीन सभ्यता है। लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां यहां से मिली है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल के साक्ष्य मिलने से क्या मतलब हुआ कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल उगाने के मिले हैं, कृषि और आखेट के मिले हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, शिकार के साक्ष्य भी मिले हैं। और क्या मिला है? ये कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन सभ्यता है। खास तौर पे जो पूछा जाना है वो ये, पहले झुंझुनू में पड़ती थी, अब वर्तमान में ये आप लोगों के कहां पड़ती है? नीमका थाना के अंदर। ठीक है, आओ, सौंथी सभ्यता। इसमें दो चीजें याद करनी होती है, एक तो सौंथी सभ्यता कहां है और एक इसका उपनाम। देखो प्रश्न कहां से कैसे बनते हैं वो सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना, कि प्रश्न कहां से कैसे बनते हैं। तो सौंथी सभ्यता कहां है? आपके बीकानेर के अंदर है। सौंथी कहां है? बीकानेर के अंदर। अब ये है ना प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलती जुलती, या प्राक हड़प्पा कालीन कह सकते हो। राजस्थान में यदि कहे या भारत में ही कह दो आपकी प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, तो एक तो कालीबंगा, एक मनावली। ठीक है, पशु परिचर वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा और बनावली थी। यहां पे अपने कालीबंगा है, तो इसको, इस सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता कहां? हनुमानगढ़। कालीबंगा प्रथम के नाम से पूछे तो बीकानेर। ठीक है, पास पास ही है दोनों। तो सौंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, और अमलानंद घोष के नेतृत्व में ही इसकी भी खुदाई हुई, क्योंकि कालीबंगा के पास ही पड़ती थी। तो यहां पे अच्छा, कालीबंगा प्रथम इसलिए कहा जाता है, मिलती जुलती है, और प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है ये, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। याद रखने लायक क्या चीज है? सौंथी सभ्यता कहां है, इसका उपनाम क्या? ठीक है, ये याद रखने लायक है। ठीक है, कहां और उपनाम कालीबंगा प्रथम के नाम से, बस ये भी ढंग से याद रख लोगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ये समझ के चलो। ठीक है, चलो लो भैया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, आओ, वैसे पीडीएफ मिल रही है आपको समय पे, 24 घंटे के अंदर अंदर जब क्लास आती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम जो है आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा देती है। अब फिर भी नहीं पढ़ो या नहीं देखो क्लास, तो फिर तो देखो भगवान मालिक है, हम इतना मतलब काम होने के बाद भी मैनेज करके क्लास उपलब्ध करवा ही देते हैं आपको। नहीं, आप लोगों को पता है, आसपास देखना कोई नॉर्मल टीचर जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई होगी, वो ऐसा थक कर आएगा घर पे कि उठेगा नहीं सुबह तक। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी में जहां तक समझता हूं कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा आशा रखते हैं और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हमने ले ली है ये पढ़ाने के मामले में, तो इसलिए क्लास तो देनी है, चाहे रात को 12 बजे शूट करो, चाहे 2 बजे शूट करो, लेकिन क्लास न सिर्फ आपकी बल्कि स्कूल व्याख्याता के जो स्टूडेंट है उनकी भी कंटिन्यू रखी है। पशु परिचर की शुरू की है, फिर भी उनकी क्लासेस कंटिन्यू है। तो ये तो अब फिर भी यदि नहीं पढ़ो ना आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, बस कि मैंने खुद ने जिम्मेदारियां ली है, मैं कर्तव्य निभा रहा हूं। पर पढ़ना आप लोगों को, सिलेक्शन आप लोगों को लेना, हमारे कुछ नहीं बिगड़ना। मेरा प्लेटफॉर्म सेट है, मेरी नौकरी सेट है, मेरे क्या होगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई कहने वाला थोड़ी है, मैंने पैसे थोड़ी लिए किसी से, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी मैंने ले ली है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो नियमित और बढ़िया तरीके से पढ़ो। नौकरी ले लोगे तो आपके माँ बाप ही तो खुश होंगे, आपका परिवार सफल होगा, 7 पीढ़ियां तैर जाएगी आपकी, है ना। ओ, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर है तो ध्यान रखना, कोठारी क्या है? कोठारी नदी के किनारे। ठीक है,
कोठारी नदी के किनारे वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी, पशुपालन। कैसे याद रखोगे? बागोर कहां? भीलवाड़ा, कोठारी और पशुपालन। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे महासतियों के टीले के नाम से जाना जाता है। किसे? बागोर सभ्यता को। ठीक है, यदि इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस प्रश्न बनने के यदि मैं आपको बताऊं तो इसकी नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि ये कौन सी नदी के किनारे है। सुबह वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जीजीडी फैक्ट के रूप में भी। रेड टोंक, ये मैंने जब अपनी पशु परिचर वाली क्लासेस शुरू हुई उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से रेड वाला बता दिया था कि मालव जनपद है। तो जब है ना, वहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए कि सर मालव है, आपने टोंक के आसपास बताया मालव जनपद, और मालव जो है वो आपने मालवा के इर्द गिर्द वाले भी बताए। अरे भैया, मालव क्षेत्र जो है वो अलग और जनपद अलग है। जनपद महाजनपद, इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया। जनपद महाजनपद का युग अलग था, और मालवा तो अभी भी एमपी के अंदर मालवा, और मालवा के आसपास वाला क्षेत्र भी मालव क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मालव क्षेत्र कहलाता क्योंकि मालवा के पास में, लेकिन मालव जनपद जहां आके बसा था वो टोंक और इसके आसपास, तो वो तो मालव जनपद वाला अलग है। आप जनपद को और वर्तमान क्षेत्र को मिक्स करोगे तो कैसे आपका बेड़ा पार होगा। तो ये तो मैं सारी चीजें क्लियर करता हूं, फिर भी क्लास देने के बाद भी कोई पूछ ले कि सर क्लास पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी, क्लास तो खाने के लिए दी है, खा लो बैठकर। ये बच्चों वाले सवाल। अरे यार चलो भैया आओ, रेड सभ्यता कहां है? टोंक के अंदर है। कहां है रेड? नवाबों का शहर है अपना। लखनऊ को वैसे कहते हैं लेकिन अपना नवाबों का शहर टोंक है। ठीक है, चलिए, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। रेड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्के बहुत ज्यादा मिले थे। ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही। तो मालव जनपद की जानकारी यहां से मिलती है, और 3075 चांदी के सिक्के यहां से मिले। पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? क्यों होता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सारी चीजें यदि आपने रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आप लोगों को याद है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से अपन क्लियर करके आगे बढ़े। और ऐसे ही उसको रिवाइज करते रहना। जब आपको सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं एक्स्ट्रा, तब आप रिवाइज करते चलना। जितनी क्लासेस हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ये मान के चलना। ठीक है, चलो आओ भैया। नगर सभ्यता, देखो नगर और नगरी दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैंने साथ साथ लिया है। नगर सभ्यता यहाँ टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर है, इसलिए आपके डाउट नहीं रहेगा कहीं भी। नगर सभ्यता उनियारा टोंक में है। ये भी देखो मालव जनपद के साक्ष्य मिले, क्योंकि टोंक के आसपास क्षेत्र में मिलेंगे। गुप्तकालीन साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। ठीक है, इतना याद कर लो, खूब है। नगरी सभ्यता, नगरी जहां भी पूछे आपको नगरी, या इसे कहा गया मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका, सीवी, कीवी, मेदपाट, परागवाट, ये सारे यहीं के आसपास के नाम रह गए। ठीक है, प्राचीन नाम इसे क्या कहा गया? मध्यमिका। खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर। ठीक है, सीवी जनपद की जानकारी मिली। पर 2-2, 4-4 फैक्ट याद करने, इन छोटी छोटी सभ्यताएं हैं। और इसके आगे और आएगी, वो तो 1-1 लाइन की है, 2-2 लाइन की, ज्यादा लोड पड़ेगा ही नहीं आपको। और लोड तो लेना ही नहीं है आपको, तो लेना स्क्रीनशॉट है। लो भैया फटाफट। लोड क्यों लेना? जब स्क्रीनशॉट लेने को मिल रहा है तो लोड क्यों लेना? नहीं लेना है। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। अब तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र यहाँ पे मालानी क्षेत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है? मालानी। तिलवाड़ा पशु मेला आज सुबह की क्लास में पढ़ाया था, कि कल पढ़ाया? तिलवाड़ा, ये जो मल्लीनाथ जी पशु मेला है ये कल पढ़ाया था, है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला यहाँ तिलवाड़ा में ही भरा जाता है। लूनी नदी के किनारे है। तो ये तिलवाड़ा कहाँ बसा है? लूनी नदी के किनारे। बालोतरा शहर पूरा का पूरा जो है लूनी नदी के पेटे से भी नीचे बसा हुआ है। तो अजमेर से निकलती है, जैसे नाग पहाड़ी से निकलती है अपने लूनी नदी। ठीक है, नाग पहाड़ी से निकलती है, और जब अजमेर की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होती है ना, तो बाढ़ बालोतरा में आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो उसके पेटे से भी स्तर से नीचे है। पेटा मतलब स्तर से नीचे बसा हुआ है। तो ये चीज। अच्छा, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? ये आपको याद हो गया, बालोतरा में। पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा जिले के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? याद हो गया, लूनी नदी के किनारे। ये सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे। ठीक है,
इस सभ्यता स्थल का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा ईस्वी तक माना जाता है। इस स्थल से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, उत्तर पाषाण काल के अवशेष। और नेक्स्ट सुखपुरा नया गांव भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा में सुख मिलेगा आप लोगों को। तो सुखपुरा नया गांव भीलवाड़ा, यहां से 1000 वर्ष पुराना भूमिज शैली का परमार वंशीय विष्णु मंदिर मिला है, जो संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है, ठीक है, संभवतः सबसे पहला विष्णु मंदिर है। वैसे भूमिज शैली के मंदिर के अवशेष सेवाड़ी पाली से मिले हैं, ठीक है, सबसे पहले भूमिज शैली के मंदिर के अवशेष मिले ना, वो सेवाड़ी पाली से। लेकिन यहां क्या दे रखा है, संभवतः पहला विष्णु मंदिर, भूमिज शैली का पहला विष्णु मंदिर, और संभवतः पहला भूमिज शैली का मंदिर अलग है। भूमिज शैली का पहला मंदिर कहां, सेवाड़ी से मिला, ठीक है। चलो मंदिर आएंगे जब और क्लियर कर दूंगा, अभी लोड नहीं लेना, अभी तो सिर्फ जितना पढ़ने को मिल रहा उतना। पारेवार, सानू गांव, सोनू गांव भी कह देते हैं कभी जैसलमेर के अंदर। जब अपन ने पहली क्लास पढ़ी थी राजस्थान की, देखो थोड़ा सा बैक लेकर जा रहा हूं, तब मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा, पेंजिया, पैंथालास और 33 सागर। तो 33 सागर से निर्माण के अवशेष आप लोगों को जब मैंने बताया तब कहा था कि एक तो मरुस्थली भाग, पश्चिमी मरुस्थल, और एक मैदानी भाग, ये दोनों इनका निर्माण हुआ 33 सागर से। तो मरुस्थली भाग है यानी 33 सागर से निर्माण हुआ है, यानी समुद्र से हुआ है। तो समुद्र से हुआ है तो कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे समुद्री चूहे भी हुआ करे होंगे, तो उन समुद्री चूहों के दांत के अवशेष यहाँ जैसलमेर से मिले। ये चूहा है ना, इसके आगे भी आप ये भी जोड़ देना कि समुद्री चूहा, ठीक है। तो समुद्री चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म यहां से मिले। अब समुद्री मतलब 33 सागर बहुत साल पहले यहाँ पे कभी जल था, तो देखो 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं ये अवशेष, जो विश्व के सबसे प्राचीन अवशेष है जीवाश्म। यदि जैसलमेर साइड जाओगे तो ही वहां पे आपको मिलेगा आकल वुड फॉसिल पार्क। ये वुड फॉसिल पार्क क्या है, फॉसिल्स जीवाश्म पे आधारित है, ठीक है, प्राचीन। अब जीवाश्म कब बनेंगे, जब बहुत सारे ऊपर से युग निकल जाएंगे तब कोई चीज जीवाश्म में बदलेगी। अच्छा, ये बाड़मेर जैसलमेर की साइड पे तेल वगैरह क्यों निकल रहा है, क्योंकि वहां जीवाश्म है नीचे, 33 सागर के कारण वो वहां पे ये चीजें हुई है। ये चीजें ही तो क्लास में कंसेप्ट क्लियर करना किसे कहते हैं, ये चीजें कंसेप्ट क्लियर करवाती कि अच्छा इस वजह से ये हुई है। अवसादी चट्टान है जिनके अंदर बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। अरे ये बात समझ में, कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बेस पे लेके जाऊं, बेसिक पे लेके जाऊं, कि अब पढ़ाने को मैं कहता था कि हाँ सोनू गांव जैसलमेर यही पूछा जाता है और समुद्री चूहा पूछ लेंगे बस, लेकिन क्यों है कैसे है ये थोड़ा सा यदि मैं क्लियर कर रहा हूं मेरी तरफ से, तो मैं आश्वस्त हूं कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा है साथ साथ, ठीक है। देखो अपनी क्लास में फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दें। अपन कभी हंसी मजाक करनी होगी ना तो ऐसे ही कभी सेशन ले लेंगे जिसमें अपन को लगेगा कि हाँ इसमें हंसी मजाक करनी है, तो चूंकि पढ़ाई पे ही फोकस करना है ना, और क्या कैरियर क्या बनाएगी, मेरी हंसी मजाक की हुई आपका कैरियर थोड़ी बनाएगी। आपका कैरियर क्या चीज बनाएगी, आपकी पढ़ाई बनाएगी। आधा घंटा पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा सीरियसली पढ़ लें अपन तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों को किसी को लगे भी सर ने डांट दिया क्लास में, अरे डांटा नहीं, मैं तो एक मतलब परिवार के सदस्य की तरह देखता हूं आप लोगों को, इसलिए कहता हूं। नहीं मैं तो कहता हूं करो टक्कर पट्टी, घूमो फिरो मौज करो, क्या मतलब, लाइफ बनाओ उसके बाद में घूमो फिरो, तुम आनंद भी आएगा जब जेब भरी हुई होगी। खाली जेब कोई मजा नहीं आता। जिंदगी की सच्चाई है, जब जेब खाली होगी ना कोई पूछने वाला नहीं आप लोगों, भरी हुई होगी ना दुनिया पूछे, ठीक है। इसलिए सीरियसली पढ़ा करो। चलो ये कोई बात नहीं, चित्र देख लो कोई बात नहीं, लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। दूध देने वाली है ना गाय की लात भी अच्छी होती है, तो कभी मैं डांट लू ना तो दिल पे नहीं लेना, और दिल पे लो तो ढंग से ही लेना, तो अगले दिन के हम सर इससे डबल पढ़ के बताएंगे तो मजा है, नहीं तो ये मजो नहीं है, ठीक है। बांका गांव, बांका गांव कहाँ है, सभ्यता स्थल है भीलवाड़ा के अंदर। यहां से राज्य की पहली अलंकृत गुफा खोजी गई, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चित्रकारी वगैरह। अब कल एक छोरा गया कि सर भित्ति चित्र पढ़ा रहे हो आप, मैंने तो कहीं शैल चित्र पढ़ाया। अरे बेटा गौरव सर के या गौरव गुरुजी के, आखिर बात तो वही रहला नहीं है कि नहीं बात। अरे शैल चित्र भित्ति चित्र एक ही तो बात हुआ, शैल पे बना हुआ, शिला पे बना हुआ चित्र शैल चित्र, भित्ति दीवार पे बनी, ये करा रहे शंख पुष्पी पिया करो, शंख पुष्पी, दिमाग तेज चलता है उससे, ठीक है। शंख पुष्पी आती है एक दवाई, वो पिया करो, बहुत तेज दिमाग चलेगा, ठीक है ना।
बीनवाल कहाँ है? जालोर के अंदर। यहां से प्राप्त मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा अंकित है, सीधा याद करो, नहीं तो कोई इतना पूछा नहीं जाता इसको, ठीक है। डोरा थोरा शिवबाड़ी बीकानेर के अंदर है, पाषाण कालीन युग के अवशेष मिले। ये एक एक लाइन के हैं, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना। टाटोली कहाँ है? केकड़ी के अंदर है। टाटोली तो वैसे ही आप देखोगे तो तहसील देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि ये केकड़ी जिले के अंदर है। यहां से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं मिली है टाटोली के अंदर, ठीक है। खानपुरा कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। हाड़ौती का सर्व प्राचीन सभ्यता स्थल है और यहाँ से नदी घाटों घाटी के अवशेष मिले। सीधा सीधा याद करना है। खुदुमरा कहाँ है? कोटा। यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। अच्छा, हाड़ौती में ये कोटा के अंदर और गुप्तकालीन मंदिर वगैरह ये यहाँ से वैसे भी बहुत मिले। कोटा 12 के अंदर शिव मंदिर यहाँ पे बहुत है, ठीक है ना, हाड़ौती के अंदर। गंगधार झालावाड़ के अंदर है, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिले। अभी मैंने गुप्तकालीन कहा, ये देखो आ गया। कुम्हारिया भिनाई के अंदर, और भिनाई भी कहाँ है? केकड़ी। भिनाई भी कहाँ है? केकड़ी। यहां से पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। सीधी सीधी याद करनी है। अच्छा, इनमें से मैं तो पढ़ाते पढ़ाते कहता भी हूं, इनमें से प्रश्न है ना देखने को बहुत कम मिलेंगे। जो प्रश्न मिलने हैं वो पहली और दूसरी कक्षा में से ज्यादा मिलेंगे। इस क्लास की भी पहली 3 स्लाइड से ज्यादा प्रश्न मिलने हैं। ये आप लोगों को एक संपूर्णता की तरफ जरूर लेके जाएगी कि ये है, ठीक है। मैप भी मैंने शामिल किया, तो आपको स्लाइड ये पीडीएफ जब शेयर करूंगा ना, तो आप मैप पे भी इनकी लोकेशन सबकी जान पाओगे, ठीक है। जूम करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो मैप पे भी आप लोगों को ये सभी सभ्यताओं की जो है देखो, नगरी नगर सब सभी मेन जो सभ्यता है उनकी आपको ये मिल जाएगी वहां पे लोकेशन देखने को, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, आओ आगे। एक और स्लाइड है, बाकी इनमें से ठीक है नजर मार लेना, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को स्थान जरूर याद कर लेना कि गिलुंड कहाँ है राजसमंद के अंदर, ठीक है, बागोर कहाँ है भिलवाड़ा के अंदर। ऐसे स्थान याद करने जरूरी है। अंदर की डिटेल नहीं भी हो एक बार, तो एक बार सिलेबस आपका कवर होगा, दूसरी बार पढ़ोगे तीसरी बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगा। डडीगर कहाँ है? अलवर के अंदर। यहाँ पे भी भित्ति चित्र वगैरह बहुत मिले हैं। यहाँ से 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र। अब देखो, अब मैंने अभी क्या बोला? भित्ति चित्र लिखा हुआ है शैल चित्र, यानी ये थोड़ी है कि अरे गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, इतने में समझ जाओ रे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस स्थल से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। चलिए आगे आओ। गिलुंड सभ्यता राजसमंद। यह सभ्यता स्थल बनास नदी के तट पर विकसित है और यहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि गिलुंड कैसी है? ताम्रयुगीन। नलियासर सांबर, ठीक है, नलियासर यहाँ मस्जिद भी है नलियासर की प्रसिद्ध। यहां से ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली है। इस स्थल से प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चंद्रावती 12 के अंदर एक चंद्रावती सभ्यता सिरोही के अंदर भी है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, सिरोही के अंदर भी है। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस स्थल से 11वीं-12वीं शताब्दी के अनेक मंदिरों के जो है ध्वस्त अवशेष मिले, ध्वस्त हुए हुए अवशेष मिले हैं, ठीक है। सांबर जयपुर प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। जहाजपुरा शाहपुरा के अंदर है, शाहपुरा जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। ईसवाल उदयपुर के अंदर है, लौह कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दर भरतपुर के अंदर है, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। गर्दगा बूंदी के अंदर है, छाजा नदी के किनारे, और यहाँ पे भी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। ये ऐसी की ऐसी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। भानपुरा कोटा के अंदर, यहां से भी शैल चित्र यानी कि भित्ति चित्र मिले हैं। देखो भित्ति चित्र शैल चित्र एक तो शेखावाटी में, एक हाड़ौती में, यहाँ 2 जगह बहुत ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे अपन थोड़े से रैपिड चले, कारण यह है कि यहाँ समझना कुछ भी नहीं है, ये तो आप लोगों को याद करने होंगे सीधे सीधे। जहां समझना था, जहां पे विशेष ध्यान देना था, वहां पे मैंने आपका ध्यान विशेष किया, आपको पूरे याद करवाए ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 अ आ ई। मतलब जिसने देखी पिछली 2 क्लासें वही इस कोडिंग को समझ पाएगा, जिसने नहीं देखी सीधी तीसरी देख रहा है तो बेटा पहले जाओ सभ्यता की पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, उसके बाद तीसरी देखो, तभी इसका महत्व है। नहीं तो लगेगा कि सर ये तो क्या है, किताबों में हमारे पास भी लिखा है, बिल्कुल, लेकिन पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो इसका महत्व नहीं रहता है, ठीक है। चलिए लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो इसी के साथ में अपनी ये जो पुस्तक है ना, ये बहुत जल्द आ जाएगी। आपको बताया वैसे भी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगी, पार्ट ए और पार्ट 2, यानी कंप्लीट एक ही गाइड आएगी, कंप्लीट है पूरी तरीके से। तो इतना इंतजार किया है तो अब नवंबर तो आ गया, दौड़ता भागता, अभी भी इस पे काम कर रहे हैं हम बहुत बेहतरीन तरीके से।
और बेहतरीन पुस्तक साबित होगी। बाकी साथ साथ जो है प्रैक्टिस करते रहना, और पहले ही बता दिया आप लोगों को कि लेट करो इससे अच्छा बढ़िया अभी से ही प्रैक्टिस करो, आखिर बाद में भी करोगे। और सुबह तो एक भाई ने कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि सर हमारे यहाँ तो एक प्लेट आलू टिक्की जो है वो 50 रुपए में मिलती है, और वो तो एक दिन खाई बस हो गया काम तमाम। यहाँ पे आप अभ्यास करोगे वन टाइम है तो यानी कि आप 51 जीएसटी के साथ, जीएसटी जोड़ के भी यदि देखो 60 रुपए में पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक साल तक इतना बेहतरीन अभ्यास करते हो, हर चीज की व्याख्या मिलती है। एक बार टॉपिक पढ़ लिया, अब आपके मन में आता है कि सवाल कैसे बनेंगे, तो आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होता है, आप लोगों का मतलब एक पूरी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है, इसीलिए तो ये करवाया जाता है। लेकिन कई लोगों को बाद में दिमाग चलता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए ही है और जरूरी है, तो देखो मन जचे कर लेना, नहीं तो क्लास तो वैसे ही आ रही है, भले ही आप लोगों की है, हमारा तो क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।